यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर मनी टेस्ट नंबर यहाँ पर चौथा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 टेस्ट नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। चौथे में देखेंगे आज यहाँ पर हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। देखते हैं यहाँ पर ये पॉलिटी का ही होगा, पहले भी पॉलिटी का था, दूसरा भी पॉलिटी, तीसरा चौथा ये भी पॉलिटी का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके बाद जो अलग सब्जेक्ट आएंगे वो हम लोग फिर अलग करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जितने पॉलिटी का वो सब हम लोग पॉलिटी के पूरे कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से कल हमने यहाँ पर आपको ये भी कराया था। ठीक है, ओपन टेस्ट नंबर 3 सॉरी जो मिनी टेस्ट नंबर 3 कराया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो अभी इसका अभ्यास टेस्ट हुआ था विजन का 5 अप्रैल को, है ना, 3 से 4 दिन पहले अभ्यास पेपर हुआ था, उसको भी मैंने आपको करीब 48 क्वेश्चन यहाँ से कराए थे और अच्छे से समझाए भी थे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, कल मैंने कराया था, तो यहाँ पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके विजन एस की अपलोड होगा यहाँ पर चैनल पे अपने। ठीक है, आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाग यहाँ पर 9 जो है उसको यहाँ पर सम्मिलित करके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मार्ग प्रशस्त किया था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्थाओं को नवीन विशेषताएं मानी जाती हैं? आंसर हो जाएगा, एक तो पहला बोला है संसद राज्य कार्यकारिणी की राजनीतिक जवाबदेही। पहले आंसर गलत है, क्योंकि ये राज्य कार्यकारिणी नहीं बल्कि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पहला गलत होगा। संसद द्वारा स्थानीय स्तर पर करारोपण शक्तियों का हस्तांतरण होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि कराधान शक्तियों का हस्तांतरण राज्य विधानमंडल द्वारा किया था, न कि संसद द्वारा। सेकंड भी गलत है। तीसरा, महिलाओं के लिए आरक्षण। देखो, तीसरी बात यह है, ये यहाँ पर ये भी ये करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 243 का डी 243 का डी उसके तहत महिलाओं के लिए कम से कम 1/3, ठीक है, सीटों का आरक्षण प्रावधान होगा। ये बात यहाँ से करेक्ट है। केवल 3 से ये, तो आंसर सी यहाँ से पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, इसे बोला भारत के महान्यायवादी के बारे में विचार करना है। अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। पहली बात, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से दूसरे का ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, अटॉर्नी जनरल जो होता है इसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। सेकेंड बात ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में जो महान्यायवादी है भारत का, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। वह भारत की सरकार के पदेन विधि सचिव होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि वह भारत सरकार के पदेन विधि सचिव नहीं होता है, वह विधि सचिव एक सिविल सेवक होता है। तो यहाँ गलत हो जाएगी। 1-2 बात करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सही होगा? ठीक है, अनुसूचित जनजाति के शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति का शब्द उल्लेख आर्टिकल 366 का 25 है ना, 366 का 25 है, और यहाँ पर 342 में किया गया है। ठीक है, 366 का 2 और 342 में किया गया है, राइट। तो आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए मानदंडों का विस्तृत उल्लेख संविधान की 5वीं और 6वीं सूची में किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान की जो एसटी होते हैं उनकी पहचान के लिए किसी विशिष्ट मानदंड का उल्लेख नहीं है। यह आमतौर पर लोकूट समिति के सुझाव पर आधारित होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित परिस्थितियों में किनके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव कराए जाते हैं? देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोल रहा है, यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है, यहाँ पर यदि कोई 2 सीटों में चुनाव जीतता है तो उसे एक छोड़नी पड़ती है। सेकेंड बात है, यदि किसी निर्वाचन उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, त्यागपत्र है ना, विजय उम्मीदवार को त्यागपत्र देता है, तो भी यहाँ पर होगा। चौथी बात, यदि शीर्ष 2 उम्मीदवार को प्राप्त संख्या में मत बराबर हो जाता है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि बराबर मत होने पर लॉटरी या अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तुरंत उपचुनाव नहीं होता है। बात गलत होगी। 1, 2, 3 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के संबंध में विचार करना है। अनुसूची जो क्षेत्र होते हैं ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, ये घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
संविधान की 5वीं अनुसूची में उसके तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ऐसा आदेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के बारे में विचार करना है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सीवीसी अधिनियम 2003 में पारित हुआ था, 2005 में नहीं हुआ था। सेकेंड बात है, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष और 2 से अधिक अनधिकृत सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। सेकेंड बात सही है। तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पदच्युत यहाँ पर हटा जा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जैसी नहीं होती। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद हटाया जाता है। ये बात गलत होगी। सीवीसी को अपने निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद अपने पटल पर रखवाता है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित स्थितियों पर किसके अंतर्गत किसी दल को राज्य स्त्री दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। आंसर हो जाएगा 7वें का ये बी नंबर। यदि वह लोकसभा के निर्वाचन में राज्य में डाले गए मतों का 2% प्राप्त करता हो, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी दल को राज्य स्त्री दल के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 7वें का बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि किसी दल को राज्य स्त्री दल के रूप में मान्यता तब मिलती है जब वह लोकसभा के चुनाव में उस राज्य से कम 6% वैध मत और एक लोकसभा सीट प्राप्त करे। ठीक है, तो यहाँ से 2% मत को लेकर, तो यहाँ से जो पर्याप्त नहीं है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, छावनी बोर्ड के अंतर्गत इसके संबंध में विचार करना है। इसे छावनी क्षेत्र के सिविल जनसंख्या के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, ये है केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, यहाँ पर ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा, ना कि गृह मंत्रालय के। इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। करेक्ट आंसर 8वें का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद के समय से पूर्व इसका विघटन होने पर क्या करते हैं। विघटन होने पर शेष अवधि को पूरा करने के लिए पुनः गठन करते हैं इसका। 9वें का सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यदि पंचायत अपनी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले विघटित हो जाती है, तो चुनाव शेष अवधि को पूरा करने के लिए ही कराए जाते हैं। ठीक है, 9वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। नगर निगम में 3 प्राधिकरण, नामता परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त शामिल होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राज्य में किसी नगर निगम का गठन राज्य की विधायिका द्वारा निम्नलिखित निर्मित गतिविधियों अधिनियम से करते हैं। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य में नगर निगम का गठन राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया जाता है। नगर निगम परिषद का चुनाव का प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि नगर निगम परिषद के प्रमुख महापौर जो मेयर होते हैं, है ना, जो सभी पार्षद से मिलकर एक मेयर बनता है ना, तो यहाँ से मेयर का चुनाव होता है और वे सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ये बात गलत होगी। नगर आयुक्त जो होते हैं परिषद द्वारा लिए गए निर्णय कारण हेतु उत्तरदायी होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नगर आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं परिषद और उसकी समितियां द्वारा लिए गए निर्णय को कानूनी लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो ये नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकपाल की चयन समिति के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, लोकपाल की चयन समिति के बारे में विचार करना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश लोकपाल चयन समिति का अध्यक्ष होता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं। सेकेंड बात है, चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। विख्यात विधिवेत्ता जो चयन समिति का सदस्य होते हैं, चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि चयन समिति में एक विख्यात विधिवेत्ता का नामांकन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, केवल दूसरा करेक्ट है।
आंसर 2 बी। क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ से देखते हैं इसको। राष्ट्रीय जनसंख्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में विचार करना है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। बात सही है। सेकंड, इसके पास अल्पसंख्यकों के अधिकार के अपवंचन के संबंध में शिकायतों के संबंधित वाद की सुनवाई के दौरान दीवानी या सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इसके लिए अल्पसंख्यक से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को आवधिक रूप से प्रतिवेदन देना आवश्यक होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देता है, जिसे यहाँ पर संसद के समक्ष रखी जाती है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्या होगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 13। परिसीमन आयोग के संबंध में विचार करना है। ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की दोनों सीमाओं की सीमांकन करता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अभी तक केवल 10 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अभी तक केवल या अब तक केवल 4 परिसीमन आयोग 1952, 1963 और 1973 और 2002 इनका 4 का गठन किया गया। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पदासीन या सेवानिवृत्त मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त या पदासीन जो न्यायाधीश है उसके द्वारा की जाती है। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर। भारत निर्वाचन आयोग निहित जो शक्तियाँ होती हैं उसके पर विचार करना है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलों को पंजीकृत और अपंजीकृत करता है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ये राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। पहला सही है। निर्वाचन के पश्चात संसद और राज्य विधान मंडल के वर्तमान सदस्यों की निर्भरता के मामले में इसकी सलाहकारी अधिकारिता बाध्यकारी होती है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सांसदों की और विधायकों की अयोग्यता जो होती है डिस्क्वालिफिकेशन, इसके मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई इसकी सलाह बाध्यकारी होगी। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को निर्भर घोषित करने की शक्ति होती है जो विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चुनाव में जो खर्च का विवरण न देने पर आयोग उम्मीदवार जो होता है उसको आयोग घोषित कर देता है। ठीक है, तीनों करेक्ट है। 14 का आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसके बारे में विचार करना है। पंचायत से संबंधित निर्वाचन याचिका पर निर्णय करने का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित होगा। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन विवादों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। पहला यहाँ से जो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पंचायतों को चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य के कानूनों पर निहित है। ठीक है, अक्सर निचली अदालतें यह विशेष ट्रिब्यूनल के तहत। पहला गलत होगा। संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी सदन से संबंधित निर्वाचन विवादों के विधि द्वारा स्थापित प्रशासनिक अधिकरण के निपटान कर सकते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि संसद या राज्य विधानमंडल यहाँ पर विवादों के उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष को संबंधित निर्वाचन विवाद का निपटान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित निर्वाचन का विवाद निपटान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 15 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर है, नीति आयोग के संबंध में विचार करना है। ये एक संविधानोत्तर निकाय है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये संविधानोत्तर मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है और ये कार्यकारिणी संकल्प द्वारा बनाया गया है। पहला सही है। ये निर्देशात्मक और नीतिगत हस्तक्षेप सहयोग प्रदान करता है, न कि तकनीकी परामर्श। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, ये एक सहयोगात्मक आधार पर शीर्ष बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि बॉटम अप मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाता है। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 1 2 और 3 क्या होगा? आंसर सी। क्वेश्चन 17 है,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किसका प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा 17 का। ये प्रावधान करता है किसका? पहला बोला है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरता है। पहली बात 17 का यहाँ से ये करेक्ट है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है 1951 का अधिनियम चुनाव संचालन और योग्यता अयोग्यता से संबंधित होगा। सही है। मतदाताओं की जो अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, ये 1950 के अधिनियम के अंतर्गत आएगी। ये बात गलत है। ठीक है, ये बोला 1951 की बात कर रहा है। राइट। तीसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की प्रक्रियाएं। ये क्या होती हैं? ये यहाँ पर प्रक्रियाएं जो होती है 1950 के अधिनियम और परिसीमन आयोग के अधिनियम के तहत की जाती हैं, न कि 1951 में। ओनली वन करेक्ट है। पहली बात सही है। आंसर सी। क्वेश्चन 18, भारत में स्थानीय शासन के संबंध में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से किन प्रतिनिधि के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य है किसके लिए? आंसर हो जाएगा एक तो पहला ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। पहली बात गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो पंचायत का अध्यक्ष होता है इसकी निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राज्य विधानमंडल तय करता है। ये अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष नहीं होती है। नगर निगम का अध्यक्ष, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि नगर निगम का अध्यक्ष 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। अगला है जिला स्तर का पंचायत के सदस्य। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो जिला स्तर है ये पंचायत के सदस्य 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अनिवार्य थे। ये बात सही है। केवल 3 सही है। क्वेश्चन 19 है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, इसके बारे में इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधान सभाओं के अनुरोध पर गठित किया जाता है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इसे संसद द्वारा गठित किया था, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, बात गलत हो जाएगी। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की अवधि जो यहाँ पर प्राप्त करें वो भी पहले हो वो पद धारण करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ये बात सही है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से। सॉरी, हाँ, ओनली 2 करेक्ट है। तो पूछे गलत कौन सा है? 1 और 3 गलत है। सी। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को विभाजन होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल राष्ट्रीय या राज्य दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल को उम्मीदवार को आवंटित होते हैं। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सी। क्वेश्चन 21 है भारत के विधि आयोग के संबंध में विचार करना है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्गठित किया जाता है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इसे समानता प्रत्येक 3 वर्ष पर पुनर्गठित करते हैं, 5 वर्ष पर नहीं। आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होंगी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा 21 का। 22 22 नंबर है जिला योजना समिति DPC के बारे में विचार करना है। ये बोला है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम DPC की स्थापना का प्रावधान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि DPC की स्थापना का प्रावधान ये संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZD के तहत इसका प्रावधान है। पहली बात सही है। DPC के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि DPC के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये गलत बात है। इसमें कम से कम 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3 करेक्ट है। सही आंसर सी या डी? सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक के बच्चों को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
23 का पहले बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कार्यरत विदेशी नागरिकों को उनके बच्चों को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, और ये सही है, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उन्हें यह पद प्राप्त होता है। सेकेंड बात है, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिक को अब अपने मूल देश की नागरिकता बनी रहती है। मतलब देशीकरण की जो नागरिकता होती है, ये देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक विदेशी नागरिक की अपने मूल देश की नागरिकता बनी रहेगी। ये बात गलत है, क्योंकि ये भारत की दोहरी नागरिकता अनुमति नहीं देता है, और उन्हें अपनी पिछली जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो त्यागनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही है। 24 है, उपयुक्त में से कौन से नहीं, मतलब नोटा विकल्प के संबंध में विचार करना है। इस विकल्प में मतदाता अपने मत की गोपनीयता बनाए रखने हेतु उम्मीदवार को मत न देने के अपने अधिकार प्रयोग कर सकता है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। उम्मीदवार को जमानत राशि वापस करने के लिए नोटा विकल्प में डाले गए मतों को डाले गए कुल वैध मतों का गणना शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात भी सही है, क्योंकि उम्मीदवार की जमानत राशि वापस करने के लिए नोटा को मतों को कुल वैध मतों की गणना में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। और चुनाव आयोग के जो नियम है उसके अनुसार इन्हें अमान्य है ना, इनवैलिड नहीं, बल्कि यहाँ पर शून्य प्रभाव वाला माना जाएगा, इनवैलिड नहीं मानते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया था कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों ईवीएम के मतपत्रों पर नोटा विकल्प प्रदान कर सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। ये PUCL बनाम भारत संघ मामला 2013 में आया था। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1, 2 और 3। डी यहाँ से 24 का करेक्ट आंसर है। 25 है, आदर्श आचार संहिता के बारे में विचार करना है। निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्वाचन अधिकारी का स्थानांतरण। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य का आधिकारिक यात्रा का संयोजन, और मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस का भाग लेना। इसमें बोला है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के लिए कौन इसके समतुल्य होगा। आंसर हो जाएगा 25 का। ये देखो, एक तो पहला निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्वाचन अधिकारी की स्थानांतरण होगा, ये बात सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य जो होते हैं इसके साथ आधिकारिक यात्रा का संयोजन, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ये उल्लंघन है और सरकारी संसाधन का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है, मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक राज्य की और संवैधानिक कर्तव्य होगा, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर है, मतदाता सूची तैयार करने और उसमें सुधार करने संशोधन करने के संबंध में विचार करना है। प्रत्येक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा निर्वाचन से पूर्व मतदाता सूची को संशोधित करना अनिवार्य होता है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन जो होते हैं उनसे पूर्व मतदाता सूची संशोधन करना, जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21 के अनुसार यह एक संवैधानिक और कानूनी आवश्यकता है। एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो सकता है। सभी राज्यों में उनके स्थानीय निकायों के निर्वाचन तथा यहाँ पर जो संसद के जो विधानसभा के निर्वाचन और अलग अलग मतदाताओं से सूची तैयार करना। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सभी राज्यों को उनके जो स्थानीय निकाय निर्वाचन है संसद द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए अलग अलग मतदाता सूची होती है, ठीक है। और कई राज्य अब स्थानीय निकायों के लिए भी वही मतदाता सूची उपयोग करते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाती है। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में को संविधान के भाग 9 की प्रयोज्यता के लिए पूर्ण छूट प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा, जो छूट प्रदान की गई है। एक तो यहाँ से नागालैंड, ठीक है, देखो यहाँ पर आर्टिकल 243 का M, इसके अनुसार भाग 9 में प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है इस पर यहाँ पर लागू है, और जो मणिपुर है उसके पर्वतीय क्षेत्र पर जिला परिषद यहाँ पर होती है, ठीक है, उनको पूरे यहाँ पर छूट है, लेकिन यहाँ पर पूरे राज्य को नहीं होगी। जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इस पर लागू नहीं होंगे। मणिपुर को पर्वतीय क्षेत्र के यहाँ पर जो है पूरे में राज्य में नहीं किया गया, वहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा, केवल एक नागालैंड। 28 है, निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र
राज्य के अधीन किसी पद को पात्र नहीं होता है। 28 का आंसर हो जाएगा इनसे। एक तो भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, ठीक है, जो कैग होता है, भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग अनुच्छेद 148(4) के तहत पात्र नहीं होगा। भारत का जो मान्यवादी है ये सरकार के पूर्णकालिक नौकरशाह नहीं है, अतः उन पर कोई ऐसी रोक नहीं होती है। तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात इसकी यहाँ से, मतलब ये पात्र नहीं था तो यहाँ पर ये बात सही है, ठीक है। आगे संघ सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं ये क्या होंगे, संघ सेवा आयोग के सदस्य होते हैं आर्टिकल 319 के तहत सदस्य केवल यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सरकार के किसी अन्य पद के पात्र नहीं होते हैं, है ना, ये भी नहीं होते हैं। तो पूछे कौन कौन यहाँ पर पात्र इसके नहीं होंगे, तो 1 और 3 नहीं होंगे। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, 1 और 3 इसका, ठीक है। यहाँ पे इसका मिस्टेक दे रखा है, 1 3 होना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन 29 नंबर। 29 है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया था। इसे किसके लिए और किन कारणों से उत्तरदायी नहीं होगा इसमें, है ना, इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण उत्तरदायी इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 29 का। देखो इसमें जो नहीं है वो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतदाताओं को प्रायः एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों को दल द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार चुना जाता है ना। डी आंसर क्या हुआ, ये इसका कारण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कथन अनुपातिक प्रतिनिधि जो होती है उसकी सूची प्रणाली की विशेषता है, ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें मतदाता उम्मीदवारों को चुनते हैं, ना कि पार्टी द्वारा जारी सूची को। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की शक्तियों पर विचार करना है। यह मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों से संबद्ध निर्णय जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा हो मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। पहला 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबद्ध निर्णयाधीन मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, और न्यायालय की अनुमति से ये किसी घटना के उसके घटित होने से 180 दिन के भीतर जांच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि किसी घटना के घटित होने से 180 दिनों के भीतर जांच कर सकता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष के लिए 180 दिनों के लिए 1 वर्ष के लिए कर सकता है, ना कि 180 दिन। तीसरी बात है, इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं होती है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि इसके पास उल्लंघनकर्ता को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं होती है और इसकी शक्तियाँ केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। 1 और 3 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी। 31 राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में विचार करना है। आयोग के आधे सदस्य SC ST और OBC वर्गों के व्यक्ति होने चाहिए। पहली बात 31 का यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुसार आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव, और इसमें SC ST या OBC के लिए ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। पहली बात गलत है। SC ST के सदस्यों के संबंध में राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि SC ST के सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 32 नंबर, अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। अधिसूचित क्षेत्र जो होते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निर्मित समितिक संस्था होती है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इसे राज्य नगर निगम नगर पालिका अधिनियम के तहत एक अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये एक वैधानिक निकाय स्टेचुरी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसे अलग अलग कानून बनाकर नहीं बनाया गया है, ठीक है, अलग से कानून बनाकर नहीं बनाया गया, तो यहाँ से क्या होगा, पहला गलत है। सेकेंड, समिति के सभी सदस्य नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि समिति के सभी सदस्य और अध्यक्ष राज्य द्वारा सरकार के नाम निर्दिष्ट होते हैं, यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी आंसर सही आंसर है। 33 नंबर है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या परिणाम था। आंसर हो जाएगा पहला, स्थानीय सरकार के विषय का संघ सूची से राज्य सूची में स्थानांतरण होना। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि स्थानीय सरकार पहले से ही राज्य सूची का विषय है, प्रविष्ट 5 है ना, और है, तो ये बात गलत हो जाएगी। भारत के संविधान में भाग 9 को शामिल करना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9(a) को जोड़ा था,
और भाग 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 74 में नहीं। भारत के संविधान में 12वीं सूची को शामिल करना, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से संविधान की 12वीं सूची जोड़ी गई थी जिसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदे शामिल हैं। केवल 3 से ये आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 है, आधिकारिक भाषा और मातृभाषा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 350 भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हेतु प्रावधान करता है। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है और अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष आधिकारिक से संबंधित होगा। पहला गलत है। किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु राज्यसभा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि राज्य की आधिकारिक भाषा का निर्णय संबंधित राज्य विधान मंडल द्वारा लिया जाता है, इसके लिए राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में संचालित होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 348 है, इसका 1 है। इसके अनुसार जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा उपबंध न करे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। सिर्फ तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा से ए। 35 नंबर है, मतदाता सत्यापन योग्य जो पेपर है ऑडिट ट्रायल वीवीपैट, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, इसके बारे में विचार करना है। उस उम्मीदवार का नाम जिससे पक्ष में मतदान दिया गया है उसकी सूचना प्रदर्शित होती है। पहली बात क्या होगी? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, उम्मीदवार का नाम होता है, राइट। उसके बाद उम्मीदवार का जो दल चिन्ह है ये भी होता है, सही बात है। मतदाता का नाम इसमें नहीं होता है क्योंकि मतदाता का नाम गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदाता का नाम पर्ची पर नहीं देते हैं, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा। 36 है, पेशा अधिनियम PES है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पेशा अधिनियम 1996 के तहत निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधियों के लिए ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य होता है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर भूमि अधिग्रहण हेतु। पहली बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण हेतु विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व परामर्श अनिवार्य होता है। पहला सही है। लघु खनिजों के लिए खनन लाइसेंस प्राप्ति हेतु, सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि लघु खनिज के लिए खनन लाइसेंस, लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने हेतु ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होती है। तीसरा, लघु वन उपज का स्वामित्व धारण करने हेतु, तीसरी बात गलत है क्योंकि लघु वन उपज पेशा ग्राम सभा को लघु वन उपज का स्वामित्व प्रदान करता है, लेकिन ये परामर्श वाली श्रेणी में नहीं बल्कि अधिकार की श्रेणी में आता है। तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से नगर पालिका के राजस्व स्रोत संबंधी नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो वृत्ति कर, नगर पुलों पर टोल, शिक्षा उपकर, जल प्रभार, चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या होंगे? ये चारों बातें सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नगर पालिकाओं के राजस्व संबंधी स्रोत होंगे, राइट। वृत्ति कर मतलब नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जाता है और नए पुलों पर टोल शुल्क ये स्थानीय निकायों के राजस्व का एक हिस्सा होता है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा, शिक्षा उपकर, नगर पालिकाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपकर लगा सकती हैं। चौथी बात है जल प्रभार, ये भी बात करेक्ट, नगर पालिकाओं के लिए सेवा शुल्क का प्रमुख स्रोत होता है। चारों बातें सही है। 1 2 3 4 D। क्वेश्चन नंबर 38 है, दल परिवर्तन रोधी कानून के संबंध में विचार करना है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता का प्रावधान किया था। पहला 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। सेकेंड बात है, विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में निर्भरता को इस कानून के तहत संरक्षित किया गया है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि मूल रूप से 1/3 सदस्यों का विभाजन का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003, इसके द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया था। अब यहाँ पर 2/3 जो मेंबर हैं सदस्य, उनके यहाँ पर मर्ज को लेकर के, विलय को लेकर के मान्यता प्राप्त होगी, तो यहाँ से सेकेंड गलत है। थर्ड है, दल परिवर्तन, यहाँ पर जो उत्पन्न निर्भरता के संबंध में किसी दल के प्रश्न निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा करते हैं,
तीसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष या जो मेंबर सभापति है, इस पर ही निर्णय लेता है। तीसरा करेक्ट होगा 1 और 3। आंसर यहाँ से 38 का सी करेक्ट होगा, 1 और 3। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची जो है उसके बारे में विचार करना है। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की 5वीं छठी अनुसूची के दोनों पर लागू होंगी। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पेशा अधिनियम 1996 केवल 5वीं सूची के क्षेत्रों पर लागू होता है, 6वीं सूची पर नहीं होगा। ये बात गलत हो जाएगी। 5वीं सूची क्षेत्रों की जनजातीय सलाहकार परिषदों केवल सलाहकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि 6वीं सूची में जिला या प्रादेशिक पर जो विधायी कार्यकारी हैं न्यायिक उन पर होंगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि 5वीं सूची जनजातीय सलाहकार परिषद केवल सलाहकारी होती है, जबकि यहाँ पर 6वीं सूची जिला परिषदों को व्यापक स्थायी विधायी न्यायिक जो समितियाँ होती हैं वो प्राप्त होती है। ठीक है, सेकेंड सही है। तीसरा यहाँ पर है, संविधान की 6वीं सूची क्षेत्रों के लिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ को स्पष्ट प्रावधान करती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 6वीं सूची के प्रशासन में राज्यपाल को अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, पहली बात गलत है। ठीक है, पहला गलत होगा, 2 3 सी। क्वेश्चन 40 नंबर है, भारत के पंचायती राज विकास के संबंध में विचार करना है। बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। 2 स्तरीय सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। सेकेंड बात करेक्ट है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था, न कि 1982 में। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। 43 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय उठाए जा सकते हैं? कौन से विषय उठाए जा सकते हैं? एक तो यहाँ पर हाथ में मैलेट होने की समस्या। ठीक है, पहला करेक्ट है, ये मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। अधिसूचित अनअधिसूचित विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्वास्थ्य अधिकार संबंधी मामले। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकार मामले जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा माने जाते हैं। 1 2 3 सभी करेक्ट है। 41 का आंसर NHRC के बारे में सी 1 2 3 करेक्ट है। 42 नंबर 42 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बारे में विचार करना है। EVM का उपयोग प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। 42 का पहला करेक्ट है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 61A निर्वाचन आयोग को EVM का उपयोग का अधिकार देती है। सेकेंड, EVM आंकड़ों की एक केंद्रीकृत भंडार सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि EVM स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी इंटरनेट या केंद्रीय सर्वर से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें निरंतरता निगरानी का कथन गलत बताया जाएगा। EVM मतदान केंद्रों पर अनधिकृत नियंत्रण बूथ कैप्चरिंग की संभावना पूरी तरह से समाप्त कर देता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि EVM अपने जो इवन अनस्थित मतपेटियों को छीनने या फर्जी मत पर डालने पर संभावना काफ़ी कम कर देता है। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से सी सही होगा। 42 का 43 है। 43 नंबर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में विचार करना है। यह अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले सभी पड़ोसी देशों अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये सभी पड़ोसी देशों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए होगा। पहली बात गलत है। ये प्रवासियों को पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट देता है। सेकेंड बात सही है। ठीक है, तीसरा, यह भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC बनाने का प्रावधान करता है। तीसरा गलत है, क्योंकि CAA में NRIC बनाने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तीसरा गलत है। ओनली 2 करेक्ट है, सी। 44 है, भारत में निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं होगी? कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा 44 का। इसमें से जिसकी विशेषता नहीं है वो हो जाएगा सीमित
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत की विशेषता नहीं है, यहाँ बहुदलीय प्रणाली और खुली प्रतिस्पर्धाएं हैं। क्वेश्चन 45 है, वार्ड समिति के संबंध में विचार करना है। संविधान कम से कम 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है। पहली बात, 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 243 का एस प्रावधान करता है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियां गठित की जाएंगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस रीति के संबंध में जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे वो बंद कर सकेगा। सेकेंड बात सही है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा 45 का। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भी भाषा को जो संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है अपना सकता है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा चाहे वह 8वीं सूची की हो या नहीं इसको राजभाषा के रूप में अपना सकेगा। पहला सी है, या तो अंग्रेजी या अंग्रेजी के साथ कोई भी भाषा दो राज्यों के बीच संचार के लिए संपर्क भाषा होगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि दो राज्यों के बीच या संघ के राज्यों के बीच संचार के लिए हिंदी संपर्क भाषा होगी जब तक कि अंग्रेजी पर सहमत ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी कार्रवाइयां केवल अंग्रेजी में होंगी। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां केवल अंग्रेजी में ही होंगी। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, बी। 47 है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में विचार करना है। संविधान में प्रत्येक राज्य के हेतु भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का पद का प्रावधान किया गया है। 47 का पहला स्टेटमेंट से गलत होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 350 का बी, इसके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, लेकिन यह प्रत्येक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहला गलत है। सेकंड, केवल अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि संविधान के इस पद के लिए योग्यता जैसे 10 वर्ष का अनुभव का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है इसमें। दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 47 का डी करेक्ट है। 48 है, वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है। पहली बात है, वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। सेकंड भी गलत है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश से केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी। संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि निर्धारित करेगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संसद को सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि निर्धारित करने का अधिकार देता है। केवल 3 करेक्ट है। आंसर गलत पूछा है तो 1 और 2 ए आंसर होगा। 49, निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिकता का लोप का कारण बन सकता है। भारतीय नागरिकता के लोप का कारण बनेगा, एक तो जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लियो, तब पहला करेक्ट है, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या है, नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो, यह भी बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, यदि वह नाबालिग है तथा उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता परित्याग कर दी है, तो भी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्यागता है तो उसे नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। 1 2 3 49 का आंसर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है 50 का, किसी विशेष राज्य सभा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि राज्यसभा के उम्मीदवार उस राज्य का निर्वाचक या मतदाता होना अनिवार्य नहीं है, वह देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि SC ST उन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है।
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और चौथी अनुसूची राज्यों को सीटों के आवंटन करने से संबंधित होगी। तीनों बातें गलत हैं। 50 का आंसर ए करेक्ट होगा। 1 2 3 प्लीज, क्योंकि पूछा कौन से गलत है तो सभी गलत हैं। 1 2 3। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, राइट। और यहाँ से टेस्ट नंबर 4 भी आपका जो मिनी टेस्ट है ये फिनिश हुआ, ठीक है। अगला हम लोग टेस्ट नंबर 5 कल करेंगे, राइट। और अभी आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो दृष्टि का जो बचा हुआ टेस्ट है ना, मेंटरशिप का, वो हम लोग आज ऐसे करेंगे कवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर है जो बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के चल रहे थे ना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, वो टेस्ट बचा हुआ है। उसका पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 बचा हुआ है, वो भी आप कवर कर सकते हो। देखो आप यहाँ से अगर ये टेस्ट कर रहे हो तो देखो बजट का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, राइट, इसको आप कर सकते हो। मैंने आपको करीब 150 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन का पूरा PDF दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पर। बजट उससे कर लो आप, है ना। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन टॉपिक को अच्छे से कवर किया वहाँ पर, उससे कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे को लेकर भी मैंने 100 क्वेश्चन क्रिएट किए, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, ठीक है, वो भी देख सकते हो। दोनों का PDF चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और प्लस अभी जो मैं दृष्टि का करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स इसमें भी है, तो कितने क्वेश्चन होगा? 200 और 370 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है। अभी मैं 1-2 पेपर और कराऊंगा जिसमें से 100-150 क्वेश्चन हो, तो करीब करीब 500 क्वेश्चन आपके बजट इकोनॉमिक सर्वे से पूरे हो जाएंगे, राइट। तो इतना जाके डीप और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इन सब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको चीज़ों को और अच्छे से करते जाना, तो आपका यहाँ से एक टॉपिक पूरा इकोनॉमिक की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इस वजह से कहता हूँ कि जो डेली टारगेट है उसको फॉलो करो, मैं एक चीज़ें वहाँ पर बताता रहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चलो, तो सिस्टम से आप चीज़ों को कर पाओगे अच्छे से, जो अभी लास्ट टाइम बचा हुआ है ना। एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे पूछोगे या कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।